अच्छा जी, अभी स्टूडेंट आ जाएं जरा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि यूट्यूब में लेक्चर नहीं अपलोड हुए, तो क्या सारे बच्चे अभी गूगल क्लासरूम में नहीं आए? नो सर। अच्छा, तो मैं आप उनको बता दीजिएगा कि वहाँ पे ना यूट्यूब के सारे लिंक पड़े हुए हैं, तो फिर उधर से वो उधर पहुँच जाए यूट्यूब पे। सर जो अभी आपने यूएम में पढ़ाया है, हाँ जी, सर इसको सादा लफ्जों में एक बार बता दें, मतलब सम अप कर दें कि ये होता ठीक हो क्या है गया। सादा ठीक लफ्जों में। ठीक हो गया। यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, और एमए मेमोरी आर्किटेक्चर जो है ना, इसका सबसे खास इंपॉर्टेंट पहलू वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हमने पढ़ा था कि शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर की जो क्लासेस है ना, वो इस किस बुनियाद पे बनी है? वो बनी है मेमोरी एसेस टाइम, के किसी सीपीयू को, मल्टीपल सीपीयू को मेन मेमोरी को असेस करने के लिए कितना टाइम लगता है। अगर ये टाइम होगा ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब एक जितना, तो हम इसको कहेंगे उमा। मीन्स के तमाम सीपीयूज को यूनिफॉर्म टाइम लगता है टू असेस एवरी मेमोरी लोकेशन इन दी रैम। तो इसका जो है ना बेसिक डेफिनेशन जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है तमाम क्लासेस से, वो यही है कि इनको यूनिफॉर्म टाइम लगता है। तो ये आप जहन में रखे हो, जो उसकी बाकी डिटेल्स हैं वो यही है कि सीपीयू किस तरह मेमोरी को असेस करते हैं, उनको टाइम ए एक जितना लगता है। और एसएमपी में किस तरह रैम को सीरियली असेस किया जाता है, कैश कोहेरेंसी को किस तरह अचीव किया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, हमने पढ़ लिया उमा। अब हम पढ़ेंगे नुमा, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी असेस। उसमें था मेमोरी असेस यूनिफॉर्म, इसमें नाम से जाहिर हो रहा है इसमें है नॉन यूनिफॉर्म। बेसिक जो डिफरेंस है ना इन दोनों में, वो इसी चीज़ का डिफरेंस है। इसमें नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जितने भी सीपीयूज है ना, किसी को किसी पे जितने भी सीपीयूज है ना, उनको जितना टाइम लगता है मेमोरी को असेस करने के लिए, वो डिपेंड होता है उनकी लोकेशन पे, कि वो मेन मेमोरी के कितने करीब या दूर वाक़ हैं। और तमाम सीपीयूज को डिफरेंट टाइम लगता है मेमोरी को असेस करने के लिए। तो ये इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस है। अच्छा, अगर हम अपने टिपिकल कंप्यूटर को देखें, तो हम जानते हैं कि उसमें सीपीयू होता है, उसमें एक रैम होती है, और उस रैम और सीपीयू को आपस में कनेक्ट किया होता है सेंट्रल बस ने। तो सीपीयू बस के जरिए रैम के पास पैगाम भेजेगा कि मुझे फलाने मेमोरी लोकेशन से डाटा चाहिए, मुझे उठा के दे दो, और वो डाटा रैम से सफ़र करता हुआ सीपीयू के पास आ जाएगा। जो रैम होती है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, वो होती है हमारी वर्किंग मेमोरी, जिसमें टेम्परेरी डाटा पड़ा होता है जो सीपीयू के इस्तेमाल के लिए मौजूद होता है। अब सीपीयू की स्पीड रैम की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इतनी ज़्यादा होती है कि रैम में से जितनी देर में डाटा आता है ना, सीपीयू उससे कई गुना देर पहले अपना काम करके बैठा होता है। शुरू शुरू में तो ये बोटलनेक था, जिसकी वजह से हमारा जो सीपीयू की स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम तेज़ नहीं होते थे। लेकिन आस्ता आस्ता तरक्की होती गई, तो जो थी ना सिस्टम बसेस, वो भी बड़ी हाई स्पीड बनने लगी। तो अब जो
सिस्टम बस है ना वो एक सीपीयू की स्पीड के साथ मैच करने के काबिल होगी। मींस के एक सिस्टम बस एक सीपीयू की स्पीड के साथ इतना चल सकती है कि वो रैम और सीपीयू को इनकी स्पीड का जो गैप है ना वो आपस में कम कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वन बस इज इनफ फॉर अ सिंगल सीपीयू। लेकिन एक सीपीयू से तो बात बनी नहीं, तो हमने ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाना शुरू कर दिए जिनमें मल्टीपल सीपीयूज मौजूद थे। तो अब सीपीयूज की तादाद तो बढ़ गई लेकिन बस की तादाद एक ही रही। तो अब हर सीपीयू इस सिंगल बस को यूज करता था, रैम को मैसेज भेजता था कि हमें डाटा दे दो, और फिर वो डाटा उसी सिंगल बस से सफर करता हुआ रैम से सीपीयू के पास जाता था। तो इसका हमें नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि एक ही बस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई, और इससे सीपीयूज आपस में बैठे रहते थे, वेले बैठे रहते थे कि यार बस फारग होगी तब हमारी बारी आएगी, तब हम रैम को रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो स्पीड बहुत कम होगी। तो जो हमने फ़ायदा हासिल किया था ना बस की स्पीड को तेज़ करने के, वो फ़ायदा हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, और इसके अलावा हमारे सीपीयू पहले तो थे थक्कड़ से, जैसा कि पेंटियम और सिलीरोन। अब वो वैसे सीपीयूज भी नहीं रहे, अब वो सीपीयूज बहुत अच्छे हो गए, i3 i7 कोटोडू, तो उनकी स्पीड भी बहुत तेज़ हो गई है। तो सिंगल बस इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड एंड मोर सीपीयू यू ऐड, प्रॉब्लम बिकम वर्स। जैसे जैसे हम ज़्यादा सीपीयू ऐड करेंगे एक सिंगल बस को, हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर हम गौर से देखें इस तस्वीर को, तो ये तो सेम आर्किटेक्चर है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर का जो हमने पहले पढ़ा था उमा। उमा में भी ऐसे ही था कि मल्टीपल सीपीयूज थे और वो एक रैम के साथ अटैच थे। ये मल्टीपल सीपीयूज एक रैम के साथ अटैच थे। तो ये सेम उमा का आर्किटेक्चर है जो हमें बता रहा है कि इससे हमें क्या क्या इश्यूज आ रहे थे। तो फिर इस आर्किटेक्चर के बोटलनेक्स को देखते हुए नया आर्किटेक्चर आया नुमा, जिसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर। तो इसमें बेसिकली उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक ही जो थी ना मेन मेमोरी, इसको स्प्लिट कर दिया इनटू मल्टीपल मेमोरी यूनिट्स, इनटू मल्टीपल मेमोरी यूनिट्स स्प्लिट कर दिया। देखें, इस मेमोरी को उन्होंने स्प्लिट कर दिया मल्टीपल यूनिट्स, और हर मेमोरी यूनिट को उन्होंने उसकी अलहदा सिस्टम बस के जरिए अटैच कर दिया टू द स्पेसिफिक सीपीयू। अब हर सीपीयू के पास अपनी मेन मेमोरी थी और अपनी बस थी, जिसके जरिए वो मेन मेमोरी के साथ बातें कर सकता था कि मुझे डाटा दे दो, मुझसे डाटा ले लो। तो इसका फायदा क्या हुआ? एवरी सीपीयू इज गिवन इट्स ओन बस विद इट्स ओन चंक ऑफ मेमोरी। अब जो मेन मेमोरी बस और सीपीयू है ना, इसको हम कहते हैं नुमा नोड। ये एक नुमा का नोड है, और इन्होंने ये बेसिक जो आर्किटेक्चर है नुमा का, इन्होंने तमाम नोड्स को आपस में कनेक्ट भी कर दिया। तो ये सारे के सारा जो अब ये बन गया ना, ये एक नुमा का बेसिक आर्किटेक्चर है। सिंपली कनेक्ट दीज नोड्स टुगेदर, you get a basic NUMA architecture. Every CPU can access each RAM, but speed is not the same. Faster the saturated single bus in case access other RAM. अब देखें, ये सीपीयू अगर अपनी मेमोरी को असेस करेगा तो उसको टाइम कम लगेगा, लेकिन अगर इस सीपीयू को कोई डाटा चाहिए जो एंड वाली रैम में पड़ा है, तो ये यहाँ से जाएगा और एंड वाली रैम को वो भेजेगा मैसेज, तो इसको जो टाइम लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा। मीन्स के जो डाटा असेस करने का टाइम है वो है नॉन यूनिफॉर्म। पहले वाले में था कि एक ही जितना टाइम लगता था, लेकिन यहाँ पे हर सीपीयू को डाटा असेस करने के लिए अगर वो अपने रैम से डाटा असेस करेगा टाइम कम लगेगा, अगर वो किसी और की रैम से डाटा असेस करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्मिटी, कि जो मेमोरी असेस टाइम है वो डिफरेंट लगेगा। अच्छा, नोमा का जो बेसिक आर्किटेक्चर था उसमें ये था, एक सीपीयू अटैच होता है एक रैम के साथ, उसकी जो पर्सनल रैम होती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक जो रैम है ना उसके साथ मल्टीपल सीपीयूज अटैच हो, और इसको हम कह देंगे ये एक नूमा का नोड है। तो इसी तरह मल्टीपल नोड्स को आपस में अटैच करके भी नूमा का आर्किटेक्चर प्रपोज किया जाता है।
और मल्टीपल नोड्स के अलावा हम कह सकते हैं कि एक ही जो रैम है उसमें अगर पिछले में 2 सीपीयूज थे, हो सकता है वो 4 हो, 5 हो, 7 हो, तो इसको हम कहेंगे एक नोड। तो तमाम के तमाम नोड्स को अटैच करके नुमा का आर्किटेक्चर मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है ना, उसमें ये बताया गया कि सिंगल सीपीयू एंड सिंगल रैम। NUMA is a computer memory design used in multiprocessing where the memory access time depends on the memory location relative to the processor। ये हम बात कर चुके हैं कि मेमोरी का असेस टाइम है ना, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वो जिस मेमोरी से डाटा असेस करना चाहता है वो उससे कितनी दूर लोकेटेड है। The shared memory is physically distributed among all the processors called local memory. The collection of all local memories forms a global address space which can be accessed by all the processors। अच्छा जी, जो था ना उमा उमा के अंदर तो एक ही मेमोरी थी, वो शेयर हो रही थी। लेकिन जो नुमा है ना, इसमें उसी मेमोरी वो मेमोरी शेयर तो हो रही है लेकिन उनको मल्टीपल टुकड़ों में स्प्लिट कर दिया गया है। अच्छा, ये मेमोरी मल्टीपल टुकड़ों में स्प्लिट तो है, आप ये पूछ सकते हैं फिर ये शेयर कैसे हो रही है। ये शेयर ऐसे हो रही है, हर सीपीयू दूसरे सीपीयू के साथ अटैच है। हर जो नुमा का है ना नोड, वो दूसरे नोड के साथ बस के जरिए अटैच है। तो इस बस को यूज करते हुए वो इस मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है, इसको भी एक्सेस कर सकता है और अपनी मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है। तो है ये शेयर्ड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि ये तमाम की तमाम आपस में एक दूसरे से अटैच है। अब इट इज फास्टर टू एक्सेस द लोकल मेमोरी विद द लोकल प्रोसेसर। अगर उसने अपनी लोकल मेमोरी को एक्सेस करना है, उसकी स्पीड तेज होगी। The access to remote memory attached to other processor is slower due to the added delay through the interconnected network। ये वो भी बात है कि अगर उसने किसी और जो रैम है किसी और सीपीयू के साथ अटैच है उसको एक्सेस करना है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी बनिस्बत उसने अगर अपनी मेमोरी को एक्सेस करना है। अच्छा जी, ऑफन मेड बाय फिजिकल लिंकिंग टू आर मोर एसएमपीज। हमने बात की थी जरूरी नहीं कि एक ही सीपीयू हमने बात की थी कि जरूरी नहीं कि एक ही सीपीयू एक ही रैम के साथ अटैच है। हो सकता है कि मल्टीपल सीपीयू एक ही रैम के साथ अटैच है, उसको हम कहते हैं नुमा नोड। और जैसा कि यहाँ पे 4 सीपीयू अटैच हैं एक रैम के साथ, तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि ये जो आर्किटेक्चर है ये है एसएमपी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डिफरेंट एसएमपीज को आपस में अटैच करते हुए भी हम नुमा का आर्किटेक्चर बना सकते हैं। जैसे कि ये एक हमारा एसएमपी है जिसमें मल्टीपल सीपीयूज हैं, वो एक मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। एक ये हमारा एसएमपी है, ये हमारा एसएमपी है। और इन तमाम के तमाम एसएमपीज को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है यूजिंग दी बस टोपोलॉजी। तो इससे भी हम एक नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अच्छा, one SMP can directly access memory of another SMP. Not all processors have equal access time to all other memories. That is why it is called non-uniform memory access. If cache coherence is maintained, then may also be called CC NUMA, cache coherent NUMA। अगर हम इसमें कैश को कोहेरेंसी के भी मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते हुए उसको अचीव करते हैं तो हम इसको कैश कोहेरेंट नुमा भी कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारा नुमा भी हो गया। इसके बाद आ जाता है कैश ओनली मेमोरी आर्किटेक्चर। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के लिए ये दोनों काफ़ी हैं, नुमा एंड नुमा। हम कैश कोहेरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर नुमा में अगर आपने कोई सवाल पूछना तो पूछ लें। आप लोगों को समझ आ गई है कि नुमा क्या होता है, उमा क्या होता है, शेड मेमोरी आर्किटेक्चर क्या होता है? क्योंकि आज हम ये दो टॉपिक ही पढ़ते हैं। इसको आप जाके पढ़िएगा, गूगल से पढ़िएगा, बुक से पढ़िएगा, इसको देखिएगा कि इसके अंदर क्या है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, किस आर्किटेक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं, किस आर्किटेक्चर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
सर ये जो नोमा वाला आर्किटेक्चर है ये यूज कहाँ होता है सर? देखिए कोई एग्जांपल के तौर पे या कोई? मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये होता है हाई एंड सर्वर्स में। जो हमारे होते हैं ना घरों में यूज करने के लिए पीसी, उसमें यूज होता है उमा, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती, क्योंकि हमने छोटे छोटे टास्क को ही इम्प्लीमेंट करना होता है। अब जैसे कि मैंने अपना टास्क मैनेजर ओपन किया अपने लैपटॉप पे। मेरा लैपटॉप है i3, मेरा लैपटॉप है, इसमें एक ही रैम है। अगर मैं इसमें देखना चाहूँ, ये देखें, इसमें जो है ना नुमा नोड्स वाला टैब ये आ रहा है डिसेबल। मतलब जो मेरा लैपटॉप है ना, इसमें नुमा का आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इसमें उमा का आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये आपको आ रहा होगा नजर। मतलब इस पे हम क्लिक नहीं कर सकते, ये डिसेबल है, क्योंकि हमारा लैपटॉप इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा। क्योंकि इसमें डिफरेंट, मेरा कोर i3, इसमें 3 कोर्स हैं, वो एक ही रैम को शेयर करके एक्सेस कर रहे हैं। जो होते हैं ना नेटवर्क सर्वर, उसमें ज़्यादातर नुमा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें हमें स्पीड चाहिए होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि हम स्लाइड अगर ओपन करें, उसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर एक है ना सर्वर, उसको पता होता है कि उसके पास कौन सी प्रोसेसर की रिक्वेस्ट आई है, कौन से यूज़र की रिक्वेस्ट आई है, तो वो एक जैसे यूज़र या प्रोसेसर की जो होते हैं ना डाटा, उसको अपनी लोकल रैम के अंदर रख लेता है और उसको एक ही सीपीयू के ऊपर इम्प्लीमेंट कराता है। इसी तरह आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर मिलियंस ऑफ पीपल्स एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो उसमें नुमा का आर्किटेक्चर होता है जिसमें मिलियंस ऑफ सीपीयूज होते हैं, उनके पास अपनी अलग से मेमोरीज होती है। तो वो हर यूजर्स या हर प्रोसेसर्स को एक एक रैम के अंदर रख के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनको किसी और रैम से भी डाटा की जरूरत होती है, तो उसको बस को यूज करते हुए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो जो ये आर्किटेक्चर होता है ना, ये नेटवर्क सर्वर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंटली जो प्रोसेसर्स को एक ही जगह रख के उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। उनको बार बार, अगर वो बार बार उसको अलग अलग रैम पे रखेंगे या शेयर मेमोरी टाइप आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे, तो उनको वेट करना पड़ेगा। और जो रियल टाइम एप्लीकेशन होती है उसमें उनको, अगर वो वेट करेंगे तो आप अगर इंटरनेट यूज़ करेंगे उसमें आपको स्पीड बहुत स्लो आएगी। तो ये हाई एंड जो सर्वर्स होते हैं ना, नोमा वहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादातर। ये आप लोग देखिएगा गूगल से जाके, या बुक में भी होगा ये, तो इसकी तफसील आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मजीद। मैंने आज तो हमने यही 2 टॉपिक पढ़ने थे, क्योंकि काम लंबा हो जाएगा, डाइजेस्ट करने में ज़रा आसानी हो। इसके अलावा आप लोग भी अपना सिस्टम एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा उसमें क्या कौन सा आर्किटेक्चर है इस्तेमाल हुआ हुआ। मैं ज़रा स्क्रीन शेयरिंग अब स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा वैसे ना क्लास की तादाद तकरीबन है 98, लेकिन 25 30 40 ही लोग आते हैं। और इसके अलावा डेवलपर्स हजर आपका काम कैसे जा रहा है? टाइम मिल जाता है आपको पढ़ाई के साथ उधर भी टाइम टाइम देने के लिए? वो सर टाइम का मिलना है, अगर स्टार्ट करते ही हैं साथ ही कोरोना आ जाता है और अदारे फिर बंद हो जाते हैं। तो
तो कोरोना की सर वजह घर पे कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, घर पे ये होता है कि बंदे को टाइम का पता नहीं चलता, सुबह से शाम घर के काम करो। बंदा कहता है कि मैं ये इस टाइम पे करूंगा, लेकिन वो टाइम ही नहीं बन पाता, रूटीन नहीं बन पाती ना सही। ये बड़ा मसला है घर में। लेकिन अब हम लोगों को आदत तो हो जानी चाहिए, कोरोना तो कहीं भी नहीं जा रहा। जी जी सर, सही फरमा रहे हैं। और वैसे भी वैक्सीन भी नहीं आनी, 1.5-2 साल तो लग जाने हैं। पाकिस्तान को वैक्सीन देनी किसने है? सबसे पहले जो अमीर ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने करना है। तो 1 साल तक तो मेरा ख्याल है कि अब दुनिया ऑनलाइन होने जा रही है। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग सीख के फ्रीलांसिंग तो कर सकते हैं बड़े बड़े आराम से। कल्चर ही सारा तब्दील हो गया अब तो। सर अब हमारा एरिया बैकवर्ड है सर, इधर ऐसी चीजें नहीं है, ना कोई सॉफ्टवेयर हाउस है ना दूसरा है। सर चीजें एडवांस चीजें गूगल से या यूट्यूब से नहीं मिलती। अ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। हो मतलब कुछ भी सीखना चाहो आपको, अगर उसकी ना जस्तजू मिल ही जाता है। और जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात, वो सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने से ही मिलता है। लेकिन अगर आप वहाँ जा नहीं सकते तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ें। तो हो सकता है कि वहाँ से भी आपको मतलब कि जब आपकी डिग्री खत्म होना, आपके पास पोर्टफोलियो अपना तैयार हो जाएगा। अभी हम लोग, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, वो दुबई के कंपनी से पकड़ते हैं सॉफ्टवेयर। तकरीबन एक प्रोजेक्ट मिला है हमें, 1.5 साल की हमने उनको दिया टाइमलाइन। तो उसके अंदर हमने मीन स्टैक पे ही काम करना है। तो आप लोगों में से कितने लोग फ्रीलांसिंग करते हैं अभी, करंटली जो कर रहे हैं? सर मैंने स्टार्ट की थी। तो स्टार्ट करने के साथ कुछ बिस्मिल्लाह भी हुई कि अभी कोशिश जारी है? सर एक्चुअली पेपर आ गए थे, कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, बस 4-5 प्रोजेक्ट मिले थे। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में की थी। अच्छा, ग्राफिक्स में तो काम ही बहुत है यार। मतलब कि लोगोज, फ्लायर वगैरह जी सर। दुनिया में हर किसी को चाहिए। ये तो अच्छी है वैसे। बस इसके अलावा जो है अभी ना, सर एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो गए थे बस इस वजह अच्छा से। हाँ, बस यूनिवर्सिटी का ये थोड़ा सा इशू है कि यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेशनली काम करना बड़ा मुश्किल होता है और सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं, नुमा उमा, मैं इनको पर्सनली, जब मैं था ना यूनिवर्सिटी में, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई है ही नहीं। मतलब कोई ऐसी स्किल हो ना जिससे आप पैसे कमा सको, वो स्किल तो सिर्फ बंदे को यूट्यूब या यूडेमी वगैरह से सीखता है। बाकी डिग्री इज अ पीस ऑफ पेपर। ये तो सीजीपीए के लिए या किसी अच्छे सॉफ्टवेयर उसमें जाना, वो ये कह देते हैं कि भाई मिनिमम सीजीपीए आपका इतना हो और ये डिग्री हो, देन आपको ये पोजीशन मिलेगी। ये जस्ट हमें वहां तक लेके जाती है। लेकिन आगे की जो हमारी गेम है ना, वो सारी स्किल बेस्ड है। सर हम लोग ट्राई कर रहे हैं तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से एंड्रॉइड करने की। सर मतलब कि होता नहीं है। लर्निंग जिस तरह नहीं मतलब होती। काम आ जाना चाहिए ना, अच्छा, लर्निंग नहीं होती सर। ये जो मसला है, ये अभी तक हमारे साथ भी है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी है, जो अभी एमएस करके निकले हैं। मतलब कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी होती है। एज अ स्टूडेंट ना, हम एक साथ 3-4 काम कर रहे होते हैं, और फिर एक काम को रोज एक खास टाइम देना होता है, वो हम दे नहीं पाते। तो ये मसले मसाइल तो स्टूडेंट लाइफ में चलते ही रहते हैं। लेकिन फिर यही होता है ना कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक काम को बार बार करना, रोज करना। और वैसे भी मेरा ख्याल है 6 से 7 महीने लगते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट जैसी स्किल को सीखने के लिए। क्योंकि मैंने फ्लटर शुरू की थी, मैंने 4 से 5 महीने उसको सीखा, फिर छोड़ दिया, फिर सीखा, फिर छोड़ दिया। फिर कोई काम आ गया, फिर जॉब्स के लिए अप्लाई किया। मीन्स के वो मैं आज तक नहीं सीख पाया। इंटरमीडिएट लेवल तक कर ली थी, तो मेरा भी यही हाल है। सर अब आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? मैं तो एज अ वेब डेवलपर काम करता हूँ। बैक एंड डेवलपमेंट मेरा ज़्यादा फोकस है।
मैंने ज्वाइन किया हुआ उनको फुल स्टैक डेवलपर। तो नोड जेएस पे काम होता है हमारा, जावास्क्रिप्ट बेस्ड जो फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस पे डेटाबेस हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी, आपने सुना होगा, मीन स्टैक डेवलपर। तो इस पे भी काम हो रहा है और वो भी बहुत मुश्किल। ठीक हो गया सर। ठीक सर तकरीबन फुल स्टैक डेवलपमेंट बनने के लिए मतलब कितना टाइम लग जाता है? है यार। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए अगर मैं दे अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, जो मेरे साथ लड़के भी काम करते हैं, 6 महीने तो लगते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड पे भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपको फ्रंट एंड पे भी सारा कुछ आना चाहिए, जिसमें JS आ जाती है, HTML CSS, फिर फ्रंट एंड के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया। एटलीस्ट उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है आपको इनका पता हो कि अगर कोई वो मसले पे फंस जाए ना, वो आपसे बोल सकें भाई हमें ये करके दो। फिर फुल स्टैक का काम बैक एंड पे भी होता है, तो वो तो आपको आना ही चाहिए। उसमें होती है डेवऑप्स होती हैं, आपने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना है, आपने कोई फ्रेमवर्क यूज करना है, वो PHP का भी हो सकता है, लारावेल जैसे हो गया, पाइथन का भी हो सकता है जैसे फ्लास्क हो गया, डेंजो हो गया, और नोड जेएस जो हम यूज करते हैं। मतलब फुल स्टैक इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, लेकिन ये आसान है। मुझे तो, मैं फ्लटर भी सीख रहा था ना, ये जो है ना वेब का काम जरा आसान है, क्योंकि एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजीज, तो उसी को आप पकड़ के बैक एंड पे भी ले जाते हो और फ्रंट एंड पे भी काम कर रहे होते हो। और मतलब कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारा इससे पाला ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मेरा ख्याल है इसकी लर्निंग ज़रा तेज़ हो जाती है। जी सर। और सर ये जो रिएक्ट है और रिएक्ट नेटिव, हाँ जी, ये आपने की है इस वैसे? रिएक्ट पे तो काम किया हुआ थोड़ा सा, लेकिन रिएक्ट नेटिव तो फ्लिटर की इसमें तरह कितना टाइम लगता है? टाइम। Excuse me, sir. जी Sir, if you don't mind, can I leave the class? जी चले जाए, कोई पर वो मसला थोड़ा नहीं। सा काम है। कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह सर। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जो है ना रिएक्ट नेटिव, ये फ्लटर की तरह ना, जो होता है रिएक्ट वो वेब एप्स बनाने के काम आती है, और जो रिएक्ट नेटिव है वो फ्रेमवर्क है जिससे हम हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। और मेरे एक ना थ्योरी है, आप लोग उसको जानते हैं, अशरफ चौधरी को, जो फेसबुक में आजकल बड़े मशहूर हैं। नो सर, उसका नहीं पता। नहीं जानते? अच्छा। मतलब वो कहते हैं कि उसकी एक थ्योरी थी अशरफ साहब की, 2 मंथ्स थ्योरी, मतलब 2 महीनों के लिए गुम हो जाओ। अगर कोई स्किल सीखनी है ना, 2 महीनों के लिए अपने घर वालों से भी कट ऑफ हो जाओ, अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दो, कमरे में जाके बैठ जाओ, 2 महीने फुल कंसंट्रेशन के साथ उस स्किल पे काम करो। हो नहीं सकता कि आपको वो स्किल ना आए। मतलब आपका जो सवाल है ना, कितना टाइम लगता है, टाइम डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हो और किस तरह से दे रहे हो। तो 2 या 3 महीने इनफ होते हैं, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स हैं ना सॉफ्टवेयर हाउस में, वो भी यही कहते हैं कि वो हर 3 महीने बाद कोई ना कोई न्यू स्किल सीख लेते हैं। उनका भी यही फंडा होता है कि कोई और काम नहीं करना, जस्ट एक काम करना है। तो उसको करते हुए वो फिर उसको अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। जी सर ठीक है। सर बैकएंड में सिर्फ नोड जेएस फ्रेमवर्क वगैरह करना है या फिर ये बाकी भी करने पड़ेंगे, लारावेल, मोंगोडीपी, ये इस तरह, या फिर ये नोड जेएस अगर काफी है मार्केट तकरीबन? अगर मार्केट की डिमांड देखें ना, आप अगर वेबसाइट पे जाओ जॉब्स की, तो मैंने देखा है कि PHP जो है ना, लारावेल, उसकी तो बहुत ही जॉब्स हैं। लेकिन जो है ना नोड जेएस, वो मैंने इसलिए सीखी थी, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट यूज होती है, रिएक्ट पे भी वो यूज होती है, एंगुलर पे भी वो यूज होती है। जी सर। तो जी सर। जो है नोड नोड में भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है। तो मुझे PHP नहीं सीखनी पड़ी, मैंने एक ही लैंग्वेज को पकड़ा, उसको बैक एंड पे भी यूज किया, उसको फ्रंट एंड पे भी यूज किया। और फिर जो है मोंगोडीबी, उसमें भी JS यूज होती है। मतलब एक आपके पास हथियार है, जी सर। उस हथियार को यूज करते हुए आप सारे काम कर रहे हो। नोड का सबसे बड़ा फायदा ये है। और जो बाहर की कंपनीज है ना, वो ज्यादातर क्योंकि हमारे पास जो भी काम आता है ना, उसको हम मीन स्टैक पर डेवलप करके देते हैं, और कंपनीज कभी भी एतराज नहीं करती। तो बाहर के लोग इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि नोड की स्पीड भी ज्यादा है। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, आपको पता चले, इवन जो है ना नासा, वो भी इसको यूज कर रहा है।
मतलब एक जावास्क्रिप्ट इतनी छोटी सी लैंग्वेज थी, लेकिन अब नासा उसको अपने रॉकेट्स में जाके यूज कर रहा है, तो इससे इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सीखना आसान भी है, टाइम इस पर कम इसलिए लगता है, आपको नई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। अब जो लोग पाइथन में मास्टर हैं, पाइथन के भी बेइंतहा फायदे हैं, एआई में यूज होती है, डाटा साइंस में यूज होती है। तो मतलब जो चीज जिसको आती है वो उसका बेहतर बता सकता है। जी सर ठीक है। चलें, एक तो ना एज अ टीचर ना बोल बोल के बंदे का ना गला भी बैठ जाता, मुझे अब पता चला है। चलें, सही है फिर। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। कल हमारा एक ही लेक्चर है 2 बजे, तो फिर हम करेंगे कांटेक्ट। और ना जो है ना यूट्यूब के लिंक्स काइंडली अपने तमाम क्लास फेलो को बता दीजिएगा कि वो वहाँ पे पढ़े होते हैं गूगल क्लासरूम में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा आज या कल, मतलब जब वो कल का लेक्चर मैं कर दूंगा डिलीवर। ठीक है फिर, ख्याल रखिएगा अपना सब। अल्लाह हाफिज़।